Nitin Pandey. Today I am ready here with exercise 1.5 of class 9. Let's start question number 3. The question is, recall pi is defined as the ratio of circumference say C of a circle to its diameter say D, that is pi is equal to C by D. This seems to contradict that fact pi is irrational. How will you resolve this contradiction? It means student यहाँ बात की जा रही है, suppose you have a circle like this. तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि आपके पास एक सर्कल है जो इस तरह से है. अब चूंकि सर्कल ड्रा करते हैं स्टूडेंट तो उसकी सेंटर होती है और सेंटर से हम जब सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं तो वो लाइन जो होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं, दैट इज आर. तो सपोज कर लेते हैं जो हमारा सर्कल की रेडियस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और जब इस लाइन को दोनों सर्कमफ्रेंस के दोनों छोर पे हम कनेक्ट कर लेते हैं किनारों पे तो इसे हम डायमीटर बोल देते हैं. क्योंकि स्टूडेंट ये हाफ है, ये आर है और इधर का भी क्या होगा, आर होगा सेंटर से. तो स्टूडेंट सिंस d इज इक्वल टू 2r होता है, इट मीन्स डायमीटर जो होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी जो डायमीटर होता है वो 2 गुना होता है रेडियस का. तो इस तरह से हम d इज इक्वल टू 2r राइट कर सकते हैं और ये हमारा डायमीटर होता है. बट इसका यूज हमारे क्वेश्चन में क्या है उसको हम लोग देखेंगे. स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे, यहाँ चीजें दी गई है. रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस. तो स्टूडेंट फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कमफ्रेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमफ्रेंस? स्टूडेंट हम जहाँ पे जैसे यहाँ पे देखते हैं एक सर्कल है जो कि सर्कुलर बाउंड्री के थ्रू ड्रा की जाती है. अब स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इस सर्कल जो सर्कुलर बाउंड्री है, सपोज कर लीजिए ये आपकी जो सर्कल है एक वायर के थ्रू जो है ड्रा की गई है. जब हमारा एक लेंथी वायर है उसको हम सर्कुलर फॉर्म में कर दिए हैं तो आपका वो एक जो है सर्कल बन जाता है. तो हम उसको रीओपन कर लेते हैं. तो सपोज कर लेते हैं ये जो आपका सर्कल है वो कुछ इस तरह के वायर से मिलकर बना हुआ है जिसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है. मान लेते हैं d उसकी लेंथ है. तो स्टूडेंट जब हम इस सर्कल को रीओपन करते हैं और इस लेंथ के फॉर्म में लाते हैं तो आपको एक लाइन दिखती है. अगर सपोज कर लिए आपका वायर है तो वायर का एक लेंथ दिखेगा. तो जब इसी को हम एक लेंथी वायर बोलते हैं, इसको वायर बोलेंगे. बट जब इसको हम सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे लाइक दिस तो इसको हम स्टूडेंट सर्कल बोलते हैं. तो अगर आप बात की जाती है व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, तो एक्चुअल बाउंड्री ऑफ एनी सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. तो जो इसकी बाउंड्री है ना, जैसे ये हमारा वायर है, सपोज कर लेते हैं आपका 10 सेंटीमीटर का है तो ये हम स्केल से इसको मेजर कर सकते हैं. बट ये सर्कुलर फॉर्म में हो जाता है तो उसको हमें फार्मूले यूज करके ही इसका मेजरमेंट कर सकते हैं. उसको हम स्केल के थ्रू या कोई और ऐसी जो है ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके थ्रू इसको हम मेजरमेंट करें. लेकिन अगर हम 10 सेंटीमीटर के वायर को हम सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम जानते हैं जो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी यानी जो इसकी एक्चुअल बाउंड्री की जो लेंथ है वो क्या होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी. तो इससे हमें पता होगा कि सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर ही है. तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीजें समझ में आई होगी. और इसी जो लाइन होती है, जो एक बाउंड्री होती है, इसी को स्टूडेंट हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. तो ये आपका सर्कमफ्रेंस हो जाता है और ये आपका होता है डायमीटर. अब स्टूडेंट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में बातें की जा रही है कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी. जो हमारा पाई होता है स्टूडेंट, सिंस पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, तो स्टूडेंट हमारा जो पाई होता है ऑलवेज उसकी वैल्यू होती है सी बाई डी के ही फॉर्म में होती है. अगर हम जिस हिसाब से हमारा सर्कमफ्रेंस की जो है लेंथ बढ़ती जाती है उसी रेशियो में हमारा डायमीटर भी बढ़ता जाता है. और ऑलवेज हम कितने भी सर्कल ड्रा कर लें, मेजरमेंट करके करें या विदाउट मेजरमेंट करके करें, जो उसका हमें रेशियो मिलेगा वो सी बाई डी मिलेगा. तो इस चीज को हम लोग पहले से जानते हैं और चीजें इसे मेंशन भी की गई है. बट इसी के कंट्राडिक्शन को यहाँ प्रूव करने की बात कह रहा है कि that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational because student आप जानते हैं, you are know that pi is irrational number. कहा इसमें बताया जा रहा है कि हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, irrational है. लेकिन जो इसका जो हम लोग यहाँ पे शो हो रहा है pi is equal to c by d, तो इसके हिसाब से ये दिख सकता है क्योंकि हम जानते हैं द नंबर विच कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी ऐसा नंबर, ऐसी संख्याएं जिनको हम p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो नंबर हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, वो नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं. तो अगर हम कंपैरिजन करें तो जो हमारा p by q है बिल्कुल इसी के सिमिलर हमारा क्या दिख रहा है, c by d भी हमारा इसी के सिमिलर दिख रहा है.
तो क्यों हमारा c/d रैशनल नंबर नहीं हो सकता? तो ये इसका कंट्राडिक्ट है कि हम बोलते हैं भाई पाई जो हमारा इरेशनल है, हम स्टूडेंट को बताया गया है, स्टूडेंट ऑलवेज जान रहे हैं कि हमारा जो है पाई हमारा इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पे हम जब कंपैरिजन करते हैं रैशनल नंबर की फार्मूले से तो हमें स्टूडेंट दिखता है कि ये हमारा क्या है c/d है, जो बिल्कुल रैशनल नंबर की तरह दिखता है। तो जो इस कंट्राडिक्शन है उस कंट्राडिक्शन को बोल रहा है हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। तो ये जो इसकी कंट्राडिक्शन है यानी जो इसका अपवाद है उस अपवाद को आप कैसे जो है रिजॉल्व करेंगे और स्टूडेंट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, या आप कैसे जानेंगे कि जो हमारा पाई जो होता है c/d के फॉर्म में होता है, बट वो आपका एक इरेशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर नहीं होता है। तो स्टूडेंट हम रेशनल जब हम नंबर की बात करते हैं, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर की बात करते हैं, तो उसमें आपको हमने बताया था टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो स्टूडेंट हमने जो बताया था कि जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट हमने इसको बताया था वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जो q है 0 के इक्वल टू नहीं हो सकता, जो हमारा q है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे कि c/d है, तो c/d यहाँ पे d की वैल्यू जो हमारा डिनोमिनेटर है q है, q की वैल्यू 0 कहाँ है, q की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, हमारा जो है एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ अगेन देखते हैं तो यहाँ एक कंडीशन निकल के आती है कि अगर हमारा यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर अंडर रूट में प्राइम नंबर होगा, तो उसको हम जो है उसको हम ऑलवेज क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये भी इसका इंट्रोडक्शन है, उसको हम एक इरेशनल नंबर बोलते हैं। अगर हमारा यहाँ डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर हमारा देखिए प्राइम नंबर है 3 अंडर रूट में है, तो चाहे डिनोमिनेटर में हो या फिर न्यूमरेटर में हो, कहीं भी वन साइड में आपके नंबर प्राइम नंबर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में अंडर रूट में आते हैं, तो स्टूडेंट वो नंबर आपका हो जाता है इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट हम यहाँ इसको कुछ इसी तरह से जोड़ने का प्रयास करते हैं और आपको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमारा जो c/d है वो एक इरेशनल नंबर है, जो कंट्रडिक्शन है उसको यहाँ रिजॉल्व करने की बातें की जा रही हैं। तो स्टूडेंट हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो एक c है, c मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये सर्कल है और इसकी ये c है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं जिससे हमारा एक स्केल है, और इस स्केल से हमने सर्कल जो हमारा सर्कुलर है, सर्कल की बाउंड्री को हम ओपन करते हैं, उस बाउंड्री को ओपन करने के बाद हम एक स्केल पे इसको मेजरमेंट करने का हम प्रयास करते हैं, इसको मेजरमेंट करते हैं। तो इसको हम जब इस लाइन को सपोज कर लेते हैं, हमारा स्केल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी, ये हमारा सेंटीमीटर में। अब इस जो लाइन है, ये आपकी नीचे वाली जो लाइन है वायर है, इस वायर को इस स्केल पे मेजरमेंट करते हैं। अब सपोज कर लीजिए स्टूडेंट ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, सिमिलरली ये हमारा क्या है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारा 14 है। अब स्टूडेंट हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 1 से तो ये लाइन स्टार्ट हुई नहीं है, यानी 2 से ग्रेटर है बट 1 से कुछ लेस है। ऐसे यहाँ देखते हैं 11 से ये कुछ ग्रेटर है और 12 से ये कुछ लेस है, ये 12 से कुछ लेस है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो ये लाइन है ना, इसकी हमें एक्चुअल मेजरमेंट नहीं मिल पाती है। अगर हम कोई भी किसी भी लाइन को हम किसी स्केल से मेजर करते हैं, किसी भी वैल्यू को हम मेजर करते हैं किसी बीटिंग मशीन के थ्रू या किसी भी चीज से, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाती, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू स्टूडेंट मिलती है। आप याद कीजिए, जब आप कोई भी मटेरियल जो मास में होता है उसको आप मेजरमेंट करने के लिए शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे शॉपकीपर जो है आपको जब मेजरमेंट करता है तो कभी वो कुछ ज़्यादा दे देता है या थोड़ा सा कम देता है। जब कम देता है तो आप कहते हो अंकल जी अभी ये कम है, थोड़ा इसको और दीजिए, और थोड़ा ज़्यादा होता है तो आप चुप करके आसानी से उसको रख लेते हो, ऐसा होता है ना। तो उसी तरह से स्टूडेंट जब हम किसी भी लाइन को ड्रा करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उसकी क्या होती है, उसकी हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं मिल पाती है। और इसके बारे में आप 12th के फिजिक्स में रीड भी करोगे कि मेजरमेंट एरर क्या है, उसके बारे में हम लोग 12th में फिजिक्स के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो जब स्टूडेंट ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती, सपोज कर लेते हैं हमारा, चलो इसको थोड़ा हम लेंथी कर लेते हैं, हमारा 1 हो जाता है
और ये 11 पॉइंट समथिंग, ये 11 पॉइंट समथिंग 23 कुछ भी सपोज कर लीजिए, कुछ भी आ जाए। तो ये आपका 11.23 जो है हमारी कुछ समथिंग वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। अब स्टूडेंट जब हम इसको विजुलाइज करेंगे, याद करिए जब सक्सेसिव फॉर्म में इसको ले जाते हुए हम लोग विजुलाइज करेंगे, जो आपने इससे पहले सक्सेसिव मिरर का मैग्निफिकेशन ग्लास का यूज करके आपने लाइन में 6.2626 ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया था ना। तो आपने देखा था कि जब हम वैल्यू को आगे जो है रिप्रेजेंट करते जाते हैं तो ऑलरेडी क्या होती है, वैल्यू हमारी फर्दर जो है इंक्रीज हो जाती है, वो इनफाइनाइट तक जाती है। तो उसी तरह से कोई पता नहीं होता कि वैल्यू हमारी कहाँ, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पे आएगी। तो इससे क्लियर हो जाता है ना कि हम जब 11.23 को रिज्यूम करेंगे तो उसके फर्दर कुछ वैल्यू मिलेगी, अगेन उसको रिज्यूम करेंगे फर्दर कुछ वैल्यू मिलेगी, उसको अगेन रिज्यूम करेंगे फर्दर कुछ वैल्यू मिलेगी, और ये वैल्यू जो है इनफाइनाइट तक आती चली जाएगी। ये वैल्यू कभी तक टर्मिनेट नहीं होगी, बिकॉज ऑलवेज वी फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ऑल द थिंग्स। हम कुछ भी चीज परचेज करते हैं तो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को मिल नहीं पाती है स्टूडेंट। तो इस तरह से जो सी की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, वो आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, और वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है इनफाइनाइट तक वो चलेगा। उसका ये नहीं पता है कि वो टर्मिनेटिंग है। तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ये वैल्यू रिपीट कर रही है और ना ही वैल्यू ये टर्मिनेट कर रही है। अब स्टूडेंट आप ही बताइए, जब कोई वैल्यू व्हेन अ वैल्यू इज नॉट टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग देन द वैल्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट इससे इस कंट्राडिक्शन से क्लियर हो जाता है कि इस सिचुएशन से क्लियर होता है या तो सी की वैल्यू और या डी की वैल्यू क्या है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट है। सो वैल्यू ऑफ सी इज बिलोंग टू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो हम इस तरह से कह सकते हैं जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, इरेशनल है। तो हम सेम चीज को जो हमने यहाँ पे समझा है उसको अपने मेथड में यहाँ पे राइट करेंगे स्टूडेंट। सिंस when we calculate the value of C and D with the help of scale, then we get approximate values of C and D. So we can say that the ratio of C by D is an irrational number. Therefore, I is equal to C by D is irrational number, hence pi is also an irrational number. तो स्टूडेंट जो हमने आपको एक प्रोसेस में चीजें समझाई है यहाँ पे कि कैसे जो हमारी जो ये वैल्यू है, जो सर्कमफ्रेंस है, उसको हम ओपन करते हैं, वो एक लेंथ फॉर्म में आता है, तो उसको हम स्केल पे लेते हैं और स्केल पे उसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में मिल पाती है। जब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में मिल पाती है तो हम देखते हैं कि
जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उसको हम अगर सक्सेसिव मिरर पिट से देखेंगे, उसको हम मिरर के थ्रू जैसे हम लोग 6.2626 की वैल्यू निकाल के देखे थे उस तरह से एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करेंगे तो वैल्यू हमारी इनफाइनाइट तक जाएगी, वो टर्मिनेटिंग होगी नहीं, और टर्मिनेटिंग होगी नहीं तो हमारी वैल्यू सी या डी की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी इसमें से कोई ना कोई वैल्यू हमारी क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगी। और जब वैल्यू हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू हमारी क्या होगी स्टूडेंट, इरेशनल नंबर होंगे, और इस इरेशनल नंबर होंगे क्योंकि पाई के इक्वल टू है स्टूडेंट, तो हमारा पाई भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो स्टूडेंट आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय महाकाल।